कहानी की शुरुआत होती है जोसियो नहरा से, जहाँ सैनिक हमारी फीमेल लीड जियोंग को पकड़कर राजा ली हियोन, जो कि ड्रामे का मेन लीड है, उसके सामने पेश करने के लिए ले जा रहे थे। और जियोंग हमें बता रही थी कि ये सामने बैठा हुआ आदमी जोसियोन का सबसे कठोर राजा है और खाने का बहुत बड़ा शौकीन भी। यहाँ जैसे ही सैनिक जियोंग को राजा के सामने पेश करते हैं तो दरबार के लोग ली हियोन से कहने लगते हैं, आपको इस लड़की को मौत की सजा देनी चाहिए और राजगद्दी की मर्यादा को फिर से कायम करना चाहिए। ली हियोन कहने लगता है, इस लड़की ने कल रात मुझे शाही खाना खिलाकर बहका दिया। ये कहकर वो अपनी तलवार निकालता है और जी हियोंग बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी वो कहने लगता है, मैं इस लड़की को अब से रॉयल चीफ कुक अपॉइंट करता हूँ और आज से तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, लेकिन तुमने कोई भी डिश दोबारा रिपीट की या मुझे अच्छी नहीं लगी तो उसी दिन मैं तुम्हें मौत की सजा दे दूंगा। ये कहकर वो जियोंग पर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले से वो सिर्फ उसकी रस्सियों को ही काटता है। जियोंग खुद से कहने लगती है कि एक दिन मुझे मार डालेगा, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। वैसे आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ 2025 से आई हूँ और अब आपको जानना होगा मैं यहाँ कैसे आई। तभी सीन शिफ्ट होता है 2025 में, जहाँ पर हम जियोंग को फ्रांस की सबसे बड़ी कुकिंग कंपटीशन में देखते हैं। यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी डिश बनाने में लगे हुए थे, लेकिन तभी जियोंग का स्टोव काम नहीं करता। वो जल्दी से एक लड़के को अपनी मदद के लिए बुलाती है, लेकिन जब वो लड़का स्टोव चेक करता है तो स्टोव खराब हो चुका होता है। जियोंग देखती है कि टाइम खत्म होने वाला है, तो वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करती है और कुछ सोचने लगती है। वो इधर उधर देखने लगती है, तभी उसकी नजर सूखी घास पर पड़ती है, इसलिए वो जल्दी से उसे उठाकर उसमें आग लगाती है और उस पर मीट को ग्रिल करने लगती है। उधर सबकी डिशेस बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन जियोंग अभी भी डिश बनाने में लगी हुई थी और फाइनली 1 सेकंड पहले उसकी डिश तैयार हो जाती है। इसके बाद जजेस सबकी डिश को टेस्ट करते हैं। जब जियोंग की स्टार रेस्टोरेंट जजेस को उसकी डिश बहुत पसंद आती है और इसी के साथ वो कंपटीशन जीत जाती हैं। अगले सीन में हम जियोंग को अकेले बैठे हुए जीत का जश्न मनाते हुए देखते हैं और वो अपनी ट्रॉफी को देख रही थी। अगले दिन वो कोरिया जाने के लिए तैयार हो रही थी और अपने डैड से कॉल पर बात भी कर रही थी। वो खुश होते अपने डैड को बता रही थी, डैड मैं 3 स्टार रेस्टोरेंट की हेड शेफ बन गई हूँ। तो उसके डैड भी उससे कहते हैं, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। वैसे तुम आज वापस आ रही हो क्या? जियोंग उनसे कहती है, बस मैं तैयार होकर निकलने ही वाली हूँ। जिस पर उसके डैड कहने लगते हैं, तुम वहाँ रुक कर क्यों नहीं आती? सुना है आज सूर्य ग्रहण है, तो तुम वो देख कर ही आना। जियोंग भी उनसे कहने लगती है कि वो तो मैं एयरप्लेन से भी देख लूंगी। उसके डैड उससे कहने लगते हैं, जब तुम वापस आओगी तो मेरे लिए जोसियन डायनेस्टी की हिस्टोरिकल बुक लेती आना। मैंने सोरबोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पियर से कहा था, उन्होंने वो तुम्हारे हॉस्टल पहुंचा दी होगी। इसके बाद जियोंग अपनी मेल बॉक्स से वो बुक निकालती है और कोरिया वापस आने लगती है। फ्लाइट के दौरान वो इटालियन खाने में भी कोरियन सॉस मिक्स करती है। तभी पायलट अनाउंस करता है, सब पैसेंजर अपनी विंडो से सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग विंडो से बाहर देखने लगते हैं और तभी जियोंग के बराबर में बैठा हुआ एक आदमी कॉफी गिरा देता है। थोड़ी सी कॉफी जियोंग के बैग पर और उसकी बुक पर भी गिर जाती है, जिसे साफ करने के लिए वो जल्दी से बाथरूम में भागती है और उस बुक को साफ करने लगती है। फिर वो उस बुक को खोलकर देखने लगती है, जिसमें कई रेसिपीज लिखी थी। जियोंग देखती है कि उसमें एक पेज फटा हुआ था। फिर वो बुक पर लिखी कुछ लाइनों को रीड करने लगती है, जिसमें लिखा था कि जब मेरी डियर बिलव्ड ये लाइंस रीड करेगी, उसी वक्त वो मेरे पास वापस आ जाएगी। तभी सूर्य ग्रहण पूरा हो जाता है और बाथरूम में लाइट ब्लिंक्स करने लगती है। सारा सामान हिलने लगता है और उस बुक पर लिखे वर्ड्स चमकने लगते हैं। जियोंग बाहर निकलने के लिए दरवाजा नॉक करती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता और तभी एक जोर का झटका लगता है। जियोंग मिरर से टकराती है, तभी उसमें से निकले वर्ड्स एक चेन की तरह उसे अपने अंदर खींच लेते हैं। जिसके बाद जियोंग वक्त में पीछे जाने लगती है और आखिर में जोसियोनारा के जंगल में गिरते ही एक जाल में फंस जाती है और बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोसियोन का राजा ली हियोन उसी जंगल में एक हिरन का पीछा कर रहा था। तभी वो अपनी आंखें बंद करता है और एक फ्लैशबैक को याद करता है, जहाँ किंग ली हियोन की माँ को कहीं पर जबरदस्ती लेकर जाया जा रहा था और ली हियोन बहुत रो रहा था और ये सब होते हुए दूर से देख रहा था। ये सब याद करते हुए ली हियोन उस हिरन पर एकदम ठीक निशाना लगाकर हमला कर देता है। फिर वो उस हिरन का गला भी काट कर उसे मार देता है और फिर राजमंत्री से कहता है कि अभी मुझे और शिकार करना है। राजमंत्री कहने लगता है, महाराज अंधेरा होने वाला है और पिछली बार जो बागी ग्रुप ने आप पर हमला किया था, वो आप पर फिर से हमला कर सकता है, इसलिए बेहतर होगा आप महल वापस लौट जाएं। तभी कमांडर सू हियोक कहने लगता है, महाराज से डरपोकों वाली बात मत करो। ली हियोन भी कहने लगता है, आज तो बहुत खास दिन है, इसलिए शिकार तो करना ही पड़ेगा। वही महल में किसी रिचुअल की तैयारी चल रही थी और सभी लोग ली हियोन के आने का वेट कर रहे थे। तथा वहीं एक लेडी राजमाता और ली हियोन की दादी को ली हियोन के बारे में बताती है कि वो अभी तक शिकार से वापस नहीं लौटा। यहाँ एक लेडी जो मरे हुए किंग की मिस्ट्रेस थी, वो कहने लगती है, सुना है जब कोई राजा अपना काम ठीक से नहीं करता तो देवता उन्हें सूर्य ग्रहण के रूप में अपना गुस्सा दिखाते हैं। दूसरी मिस्ट्रेस कहने लगती है कि हालात को देखते हुए राजा को हिंसा से दूर रहकर सब्र से काम लेना चाहिए।
तभी राजमाता उन दोनों को चुप करते हुए कहने लगती है, तुम सबको अभी भी नहीं पता चला हमारे राजा किस तरीके के इंसान है। तभी ली यॉन की सौतेली माँ भी कहने लगती है, शायद इसकी वजह मॉन्कजू है। सुना है कई स्कॉलर मॉन्कजू के खिलाफ सजा की मांग कर रहे हैं और विरोध अब भी जारी है। दूसरी मिस्ट्रेस कहने लगती है, वैसे भी मॉन्कजू की वजह से हर दिन तमाशा होता रहता है। राजमाता, ऐसे वक्त पर आपको अपनी पावर का यूज करना चाहिए। राजमाता सोचने लगती है, ली यॉन को हटाई हुई रानी की कही हुई बात याद है, यही तो वो वक्त था जब सब कुछ बदला जा सकता था। उधर ली ह्योन अपने सैनिकों को अनाउंस करता है, जो भी योद्धा सबसे ज्यादा हिरन का शिकार करेगा मैं उसे आज इनाम दूंगा। सूर्योक उससे कहने लगता है, महाराज मैंने सुना है जो भी सूर्य ग्रहण के रिचुअल नहीं करता तो उसे देवताओं का गुस्सा झेलना पड़ता है और शायद डायन भी यहाँ पर आ सकती है। तभी पूरे सूर्य ग्रहण की वजह से वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और लियोन कहने लगता है कि ये सब अंधविश्वास है, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। वहीं जियोंग को होश आता है और वो खुद को जाल में देखकर मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। वो अपना फोन निकालती है, लेकिन फोन में भी कोई भी सिग्नल नहीं था। वो याद करती है और सोचने लगती है, कुछ घंटों पहले तो मैं एयरप्लेन में थी, लेकिन यहाँ कैसे आ गई। उधर ली ह्योन बैठा हुआ था, तभी वहाँ एक फॉक्स आ जाती है और ली ह्योन अकेले ही उसके पीछे भागने लगता है। उधर जियोंग जाल से बाहर हाथ निकालकर नेटवर्क लाने की कोशिश कर रही थी, तभी एक तीर उसके पास से होकर पेड़ में जाकर लगता है। दूसरा तीर भी पेड़ में लगता है और वो फॉक्स वहां से बचकर भाग जाती है। अगला तीर आकर सीधा जाल की रस्सी को काट देता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी एक और तीर उसकी ओर आता है और वो जियोंग डरकर पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है और जोर से कहने लगती है कि तीर मत चलाओ, फॉक्स उस तरफ गई है। तभी वो ली ह्योन को घोड़े पर आते हुए देखती है तो उसके सामने आकर कहने लगती है कि मैंने कहा ना, फॉक्स उस तरफ गई है। ह्योन के कपड़े देखकर ली ह्योन सोचने लगता है, इसके कपड़े काफी ज्यादा अजीब हैं। वो फिर से एक तीर से उसकी ओर निशाना लगाने लगता है, जिससे जियोंग डरकर भागने लगती है, लेकिन ली ह्योन भी उसके पीछे भागने लगता है और आखिर में वो दोनों एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। जियोंग देखती है आगे रास्ता नहीं है, इसलिए वो अपने बैग से स्टन गन निकाल लेती है। ली ह्योन भी अपने मन में सोचने लगता है, इसकी शक्ल से लेकर पहनावा सब कुछ अजीब है और इसके हाथ में ये जादुई छड़ी है क्या। जियोंग भी अपने मन में सोचने लगती है, लैंग्वेज से तो ये कोरियन ही लग रहा है, शायद कोई नाटक कंपनी से है। जियोंग उससे कहने लगती है, सुनो, अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो पहले मुझे अपने बारे में बताओ। जब मैं तुमसे कह रही थी कि फॉक्स उस तरफ गई है तो तुमने मेरी बात सुनी क्यों नहीं। ली ह्योन उससे कहता है, हाँ मैंने सुना था। तो जी ह्योन उससे कहने लगती है, तुम पागल हो क्या, जब तुमने सुन लिया था तो मुझ पर तीर क्यों चला रहे थे। ली ह्योन तो उस पर फिर से तीर से निशाना लगाने लगता है और पूछने लगता है, तुम कौन हो, कोई जादूगरनी या भूत। जियोंग कहती है, अरे मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या। ली ह्योन उससे कहने लगता है, तुम बहुत चालाक बन रही हो, कौन कहेगा तुम एक नॉर्मल इंसान हो, तुम एक डायन हो या फिर एक भिखारी। जियोंग भी कहने लगती है, हाँ सही कहा, जंगल में गिरने के बाद मेरी हालत एक भिखारी जैसी हो गई है, लेकिन तुझे क्या लगता है, तू नॉर्मल लग रहा है। ली ह्योन तो तू सुनकर हैरानी से कहने लगता है, मुझसे तमीज से बात कर बेहुदा लड़की। उसकी बात सुनकर जियोंग उसकी नकल करते हुए कहने लगती है, अब समझी, तुम एक एक्टर हो क्या, तुम लोग यहाँ पर हिस्टोरिकल ड्रामा शूट कर रहे हो। ली ह्योन को तो उसकी एक भी बात समझ नहीं आ रही होती है। वो उसके बैग पर तीर मार देता है, जिससे उसका बैग पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। ये देखकर जियोंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहने लगती है, जल्दी से घोड़े से नीचे उतर, तूने मुझे समझ के रखा है, मैं भी ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ। वो उसे कुछ फनी एक्शन भी कर कर दिखाने लगती है। तभी ली ह्योन तीर उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो उसके तीर खत्म हो चुके थे। ये देखकर जियोंग हंसते हुए कहने लगती है कि तेरे तीर तो खत्म हो चुके हैं, अब मैं पुलिस में तेरी रिपोर्ट करूंगी और तुझे अंदर करवा दूंगी। तभी ली ह्योन घोड़े से उतरकर अपनी तलवार उसकी ओर करता है तो जियोंग तलवार पर स्टन गन लगा देती है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता और ली ह्योन स्टन गन को भी नीचे फेंक देता है और उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी एक बागी दूर से ली ह्योन पर तीर से हमला कर देता है और वो जियोंग के ऊपर गिर जाता है। जियोंग पहाड़ी की एज पर खड़ी हुई थी, इसलिए वो दोनों ही एक साथ नीचे नदी में गिर जाते हैं। अगली सीन में जियोंग को नदी के किनारे होश आता है तो वो ली ह्योन को देखने लगती है, जिसे सच में तीर लगा था और उसका खून भी बह रहा था। ये देखकर जियोंग अपने स्कार्फ को उसके जख्म पर बांध देती है और अपनी पॉकेट को चेक करने लगती है, जिसमें उसे सिर्फ वैसलीन मिलती है, इसलिए वो वैसलीन को ही ली ह्योन के जख्म पर लगा देती है। फिर वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने के लिए फोन देखती है तो उसे याद आता है उसका फोन तो उसके बैग में ही रह गया था। फिर वो ली ह्योन के फोन को चेक करने लगती है
तो लियोन अपना चाकू निकाल कर कहने लगता है तुम इसे ही ढूंढ रही थी ना। जियोंग डरते हुए कहने लगती है मैं तो बस एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन ढूंढ रही थी। लियोन को तो उसकी एक भी बात समझ नहीं आती, उल्टा वो जियोंग को गद्दार कहने लगता है। जियोंग उससे कहने लगती है तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारा खून रोका है। लेकिन लियोन तो फिर भी कहने लगता है उसके पीछे जरूर तुम्हारा कोई मकसद होगा, इसलिए अपना नाटक बंद करो डायन। तभी जियोंग उसे एक किक मारती है जिससे वो चाकू नीचे गिर जाता है और जियोंग उसे जल्दी से उठा लेती है और उससे कहने लगती है मैं जा रही हूँ, तुम मेरा पीछा मत करना। जैसे ही वो जाने लगती है तो लियोन उससे कहने लगता है वहीं पर रुक जाओ, ये जोसेon के राजा का आदेश है। उसकी बात सुनकर तो जियोंग हंसने लगती है और उसे इग्नोर करके जाने लगती है। जैसे ही लियोन उसे रोकने के लिए उसके शोल्डर पर हाथ रखता है तभी जियोंग उस पर चाकू से हमला करने लगती है और कहने लगती है ये मत समझना मुझे चाकू चलाना नहीं आता। वो लियोन को अपनी स्किल्स दिखाती है तो लियोन सोचने लगता है पक्का ये एक डायन है। वो जियोंग से चाकू छीनने की कोशिश करता है और पूछने लगता है अपना नाम बता डायन। जियोंग चीखते हुए कहने लगती है मैं डायन नहीं हूँ, मैं बस एक शेफ हूँ। लेकिन लियोन को तो शेफ वर्ड भी समझ नहीं आता और हाथापाई में वो चाकू दूर जाकर गिर जाता है। जियोंग अचानक से लियोन की आंखों पर मिट्टी फेंक देती है और लियोन उसका पैर पकड़कर जैसे ही चाकू उठाने वाला होता है तभी जियोंग पीछे से उसे एक किक मारकर गिरा देती है। लेकिन जैसे ही वो खुद वो चाकू उठाती है तो लियोन उसकी ओर बढ़ता है और गलती से जियोंग का सर लियोन के सर से टकरा जाता है जिससे लियोन वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जियोंग ने लियोन को एक जगह पर बांध रखा था। जैसे ही वो होश में आता है तो खुद को बंधा हुआ देखकर कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहती हो। जियोंग उससे कहने लगती है दिखाई नहीं देता, बाजी मेरे हाथ में है, इसलिए अपना मुंह बंद करो और खड़े हो जाओ, वरना मैं तुम्हें यहीं पर बंधा हुआ छोड़कर चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर लियोन भी जल्दी से खड़ा हो जाता है और जियोंग एक कपड़े के सहारे से उसे खींचकर जंगल की ओर ले जाने लगती है। अगले सीन में हम मोकजू नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि लियोन की मिस्ट्रेस थी। एक लेडी उसे भी आकर बताती है राजा अभी तक वापस नहीं लौटे। मोकजू कहने लगती है उन्हें शिकार करना पसंद है लेकिन मैं उन्हें जानती हूँ, वो वापस जरूर आते हैं। फिर वो अपने मन में सोचने लगती है राजा जरूर किसी मुसीबत में है, ये प्रिंस जोसेon की कोई चाल तो नहीं। तभी हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोकजू एक जेल में कैद थी। तभी उससे मिलने के लिए वहाँ पर प्रिंस जेसियोन आता है जो कि राजा को गद्दी से हटाना चाहता है। वो मोकजू से कहता है कि मैंने तुझे पहली बार कॉर्टेसन हाउस में देखा था। दरअसल मोकजू एक प्रोस्टिट्यूट होती है, इसलिए प्रिंस जोसियोन उससे कह रहा था क्या सच में तूने उस आदमी को मार दिया जिसे तेरी माँ ने तुझे बेचा था। मोकजू उससे हाँ कहती है और कहने लगती है कि अगर दोबारा मुझे वो सब झेलना पड़ा तो मैं उसे फिर से मार दूंगी। जेसियोन उससे एक डील करता है, मोकजू को जेल से निकलवाने के बदले वो उसकी वफादारी चाहता था, यानी वो प्रिंस जेसियोन के साथ मिली हुई थी। उधर हम प्रिंस जेसियोन को कई मंत्रियों के साथ बैठा हुआ देखते हैं जहाँ मोकजू का एक आदमी आकर उसे लियोन के बारे में बताता है। वो सब लोगों को भी बताता है राजा अभी महल नहीं लौटे। तो एक आदमी कहने लगता है कि क्या किसी ने राजा पर फिर से हमला तो नहीं कर दिया। तो दूसरा आदमी कहने लगता है अगर ये सच है तो ये जरूर किसी लिटरेरी पर्च के विक्टिम ने किया होगा। लिटरेरी पर्च का मतलब है जोसियोन में एक ऐसी सियासी सफाई जिसमें पढ़े लिखे विद्वानों को पावर के चलते सजा दी जाती थी। कभी उन्हें टॉर्चर किया जाता था, कभी एक्साइल तो कभी मौत की सजा भी। क्या वो सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि लिटरेरी पर्च के दौरान अनगिनत लोगों ने अपने गुरु दोस्त भाइयों को खो दिया था जैसे हमने खोया था। प्रिंस जेसियोन उन लोगों से कह रहा था कि हम सही वक्त आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी का राजा अत्याचारी है लेकिन इतिहास को चुनौती देना ठीक नहीं होगा। सही वक्त आने पर इस दुनिया को फिर से सही दिशा देना हमारी डेस्टिनी है। वही दूसरी तरफ लियोन और जियोंग अभी भी जंगल में घूम रहे थे। लियोन जियोंग से कहने लगता है जाओ कहीं से मेरे लिए पानी लेकर आओ। जियोंग उसे कहने लगती है कि बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कहीं का राजा हो। लियोन उससे कहने लगता है कि आखिर तुम समझ ही गई, मैं यहाँ का राजा ही तो हूँ। जियोंग को तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता, इसलिए लियोन उसे अपनी स्लीव पर बने ड्रैगन के निशान को देखने के लिए कहती है। उसे देखकर जियोंग तो हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या, मुझे पता है ऐसे कपड़े 10,000 वॉन में 3 घंटों के लिए किराए पर मिल जाते हैं। लियोन कहने लगता है मैं ऐसा क्या करूँ जिसे तुम्हें यकीन हो जाए मैं ही यहाँ का राजा हूँ। जियोंग भी उसे कहने लगती है और ऐसा मैं क्या करूँ जिससे तुम्हें यकीन हो जाए मैं एक शेफ हूँ। लियोन कहने लगता है वैसे तुम मेरे लायक नहीं हो लेकिन महल पहुंचकर मैं तुम्हारे साथ एक रात बिता लूंगा। अब वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे लग रहा था जियोंग उसे खोल देगी, लेकिन उसकी बात सुनकर जियोंग उसके सर पर एक जोर से मारती है और उससे कहने लगती है कि मेरे साथ रात बिताएगा, तूने मुझे समझ क्या रखा है कि दुनिया का राजा बना घूम रहा है, जूनियर एक्टर कहीं का।
उनकी नजर एक घर पर पड़ती है। जियोंग घर के बाहर जाकर आवाज लगाती है तो लियोन वहाँ पर लगा फ्लैग देखकर कहने लगता है, अपना मुंह बंद करो, अभी हम गम्पियों में हैं। यहाँ मैं शिकार करने आता हूँ, यहाँ कोई नहीं रहता। जियोंग कुछ याद करती है और फिर कहने लगती है कि ओ, अब याद आया, गम्पियो क्या है। योनी ने लोगों के घर तोड़कर अपना शिकार की जगह बनाई थी और अपने निशान छोड़ दिए थे, इसे गम्पियो कहते हैं। लियोन पूछने लगता है, आखिर ये योनी कौन है? शाही परिवार में तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं नहीं जानता। जियोंग उससे कहने लगती है, खुद को राजा कहते हो और योनी तानाशाह के बारे में भी नहीं पता, वही जिसने बेईमान अधिकारियों को छयोंग का इंस्पेक्टर बनाया और वो पूरे जोसेon की लड़कियों को अपनी हवस के लिए बुलाया करता था। छयोंग वर्ड सुनकर लियोन कहने लगता है, कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रही? जियोन कहने लगती है, अरे नहीं, वो तो सदियों पुरानी बात है और वो तो जोसेon का तानाशाह था। लियोन उससे कहने लगता है, तुम ऐसा तानाशाह क्यों कह रही हो? जिस पर जियोंग कहने लगती है, वो मनमानी से राज करता था, शिकार के लिए अपनी ही प्रजा का घर उजाड़ता था और सारी लड़कियों को जबरदस्ती अपने पास बुलाता था। लियोन उसे कहने लगता है, जंगलों में रहने वाले लोगों को तो दूसरी जगह बसाया गया था और छयोंग तो सबसे ज्यादा इज्जतदार काम है। जियोंग उसे कहने लगती है, इतना भड़क क्यों रहे हो? तुमने थोड़ी कुछ किया है। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन छयोंग वाली बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? लियोन उसे कहने लगता है, एक राजा की ड्यूटी होती है वो अपना वंश आगे बढ़ाए और उसका राज्य बना रहे। वो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों पर अपनी कृपा बरसाता था, तो इसमें गलत क्या है? फिर वो वहाँ पर कुछ कपड़े देखती है जिन्हें वो पहन लेती है। तभी उन्हें किचन से कुछ आवाज आती है तो जियोंग जाकर देखने लगती है और तभी एक लड़की उस पर झाड़ू से हमला कर देती है और कहने लगती है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें चोरी करना सिखाया है? मेरे कपड़े तो ऐसे पहनकर घूम रही हो जैसे खुद के कपड़े हो। जियोंग उसे समझाने लगती है वो वहाँ कैसे आई, लेकिन उस लड़की को जियोंग की बात पर यकीन नहीं होता। वो लड़की जियोंग से कहने लगती है, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे नहीं पता? यहाँ राजा शिकार करते हैं। जियोंग सोचने लगती है, ये लड़की भी उस लड़की की तरह ही बात कर रही है। तभी जियोंग को एहसास होता है वो सच में जोसेon एरा में आ गई है। उस लड़की और जियोंग के पेट से भूख की वजह से आवाजें आने लगती है। वो लड़की कहने लगती है, मुझे भूख लगी है, क्या तुम भी कुछ खाओगी? जियोंग उससे कहने लगती है, खाने के बाद तुम मुझे पहाड़ी पर ले जा सकती हो, वहाँ मेरा कुछ जरूरी सामान रह गया है, वो मुझे किसी भी हाल में चाहिए। वो लड़की कहती है, ठीक है। जियोंग उससे कहने लगती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। इसके बाद वो लड़की जियोंग को अपने साथ स्टोरेज और खेतों में ले जाती है, जहाँ से वो सारा सामान इकट्ठा करते हैं और खाने की तैयारी में लग जाते हैं। जियोंग उस लड़की से उसका नाम और उम्र पूछती है। वो लड़की अपना नाम खिलदम और उम्र 18 साल बताती है। जियोंग भी उससे कहने लगती है कि मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए अब तुम्हें मेरी सारी बात माननी होगी। कुछ देर बाद खाना भी तैयार हो जाता है, जिस पर जियोंग वही सॉस डालती है जो उसकी पॉकेट में रह गई थी। उसके बाद जियोंग खाना लेकर लियोन के पास जाती है, लेकिन वो खाने से इनकार कर देता है और कहने लगता है, पहले तुम खाओ। तभी वहाँ पर खिलदम भी आ जाती है तो जियोंग उसके कान में कहने लगती है, ये एक दिमागी मरीज है, इसकी बात का बुरा मत मानना। वो उस डिश को मिक्स करती है और एक बाइट खुद खाकर दूसरी बाइट लियोन की तरफ करती है। जैसे ही लियोन बाइट लेने के लिए आगे बढ़ता है तो स्पून में ज्यादा खाना होने की वजह से स्पून उसके मुंह के अंदर ही नहीं जाता। वो जियोंग से कहने लगता है कि तुम क्या कर रही हो, ठीक से तो खिलाओ। जियोंग एक छोटी सी बाइट बनाती है और लियोन की ओर करते हुए कहने लगती है, अरे मेरी राजकुमारी, ये छोटी सी बाइट तुम्हारे लिए ठीक है ना? उसकी बात सुनकर लियोन कहने लगता है कि क्या कहा, छोटी राजकुमारी? लेकिन फिर वो जैसे ही बाइट लेता है तो उसे खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है। खिलदम भी जैसे उस खाने को खाती है तो उसे भी बहुत मिर्ची लगती है। ये देखकर जियोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को सुनाने लगती है, एक तो मैंने खाना बनाने में इतनी मेहनत की, ऊपर से तुम दोनों बकवास कर रहे हो। वो अकेली ही खाना खाने लगती है तो खिलदम उससे कहने लगती है कि पहली बाइट में तो मिर्ची लग रही है, लेकिन एक बार तीखापन चला जाए तो और खाने का मन करता है। वो दोनों मिलकर मजे से खाना खाने लगती है और लियोन बस उन्हें देख रहा था। ये देखकर जियोंग उसे फिर से खाना ऑफर करती है और इस बार लियोन खाना खा लेता है और इस बार उसे खाना अच्छा भी लगता है। इस तरह से जियोंग उसे खाना खिला रही थी। ये देखकर लियोन को उसकी माँ की याद आ जाती है, वो भी उसे इसी तरह से खाना खिलाती थी। ये याद करके उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी के पास कमांडर सुयोक और सैनिक लियोन की तलाश कर रहे थे। वहीं पर जियोन और खिलगम पहाड़ी पर जाने के लिए निकल रही थी। जियोंग जाने से पहले लियोन को सोते हुए क्विल्ट उड़ा देती है तो उसे देखकर खिलगिम कहने लगती है, वैसे आप अपने पति का बहुत ख्याल रखती हो। इस पर जियोंग कहने लगती है कि अरे ये मेरा पति नहीं है, चलो मैं तुम्हें सब कुछ रास्ते में बताती हूँ। जैसे ही वो नदी के पास पहुँचती है तो खिलगिम जियोंग से कहने लगती है, पहाड़ी पर जाने से पहले आप अपने बाल क्यों नहीं धो लेती, इन पर काफी ज्यादा मिट्टी लग रही है। इसके बाद वो दोनों वहीं पर पानी से हाथ मुंह धोने लगती है। वही दूसरी तरफ सुहियोक लियोन को ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो उसकी रस्सियां खोल देता है और उसे साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए देता है। लियोन अपने सैनिकों से कहने लगता है
है कि जिन बागियों ने मुझे सताया और मेरी इंसल्ट की उन्हें जल्द से जल्द ढूंढो। वो उस जगह पर आग लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। वही जियोंग खिलगम से पूछ रही थी, तुम यहाँ पर छिपकर क्यों रहती हो? जिस पर खिलगम कहने लगती है, असल में मुझे छोयोंग नहीं जाना, वहाँ पर लड़कियों को इकट्ठा करके उन्हें महल लेकर जाया जाता है। जियोंग पूछने लगती है, फिर तो तुम्हें यौन ही के बारे में भी जरूर पता होगा। खिलगम कहने लगती है, वो कौन है? ये तो मैंने पहली बार ही सुना है। तभी जियोंग की नजर कुछ आदमियों पर पड़ती है तो जियोंग उन्हें जोर से आवाज लगा देती है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है।